प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से इंडिया नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी की जाती है। बताना चाहूँगी कि आज ये मॉडल पेपर 5 है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें से 3 या 4 त्रुटियां थी। त्रुटियों का कहने का मतलब हुआ कि उत्तर माला में, है ना, उत्तर माला में कुछ ऐसा बी का सी टाइप हुआ था, वो मैं अभी क्लियर करने वाली हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि 1 से लेकर 100 प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए, है ना। बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जो ये मॉडल पेपर आपको पाँचों सेट दिए गए थे 500 प्रश्नों के, वो 20 तारीख को मतलब 20 तारीख को क्लोज कर दिए जाएंगे, है ना। 20 तारीख के बाद किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और जितने लोगों ने इस सेट को लिया है 50 रुपये पे करके, उनको बताना चाहूँगी कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि एक अन्य टेलीग्राम ग्रुप है। एक ऑलरेडी है जहाँ पर हमारे मित्र पढ़ रहे हैं, लेकिन वो केवल हमने अलग बनाए हैं पेड कोर्स वालों के लिए, क्योंकि जो हमारा जनवरी से लॉन्च होगा पेड कोर्स, तो वहाँ पर अलग से रहेंगे, ठीक है। तो वही मैं चाहती हूँ कि इन मित्रों को एक छोटा सा मौका देना चाहूँगी। इन्होंने मुझ पे जो ट्रस्ट किया है, जो बिलीव किया है, उसी का मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि इनको मैं अलग से टेलीग्राम पर क्विज करवा दूँ 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक, है ना। तो चलिए प्रश्नोत्तर प्रारंभ कर लेते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, है ना। प्रश्न आता है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य, तो बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ए नंबर करेक्ट है, प्रेम निरूपण करना, है ना। प्रेम निरूपण सूफी काव्य का पहला उद्देश्य था या प्रमुख उद्देश्य था। आगे प्रश्न आता है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन या यह विचार किसका है, तो ए नंबर करेक्ट है, आचार्य शुक्ल का ही। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली ओकार बहुला है, तो बता दो यहाँ पे जो बी नंबर करेक्ट है, बुंदेली है जो वो ओकार बहुला के अंतर्गत आती है। देख लीजिएगा, आकार बहुला, ओकार बहुला, उदासीन आकार बहुला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बने हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो पता चलेगा कि इसने मैंने वो टॉपिक भी लिए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो तथ्य भी लिए हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स। और प्रश्न के टाइप कैसे आ सकते हैं उनका भी जिक्र मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अपभ्रंश और उनसे विकसित उपभाषा के संबंध में हमें असंगत बताना है। तो देखो यहाँ पर हमारा सी करेक्ट है। जो सिंधी है वो पेशाची अपभ्रंश से नहीं, ब्राचड़ अपभ्रंश से निकलती है ना। सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देख लीजिएगा जो भी है, थोड़ा वीडियो पॉज करके आप चाहें तो मॉक टेस्ट के रूप में भी इसको ले सकते हैं। आगम वे पुराणे पाणी मण भांति पंक्ति किसकी है, इसका आंसर सबको बताना है, ठीक है। इसका आंसर सभी को बताना है। बहुत बार इसको मैंने जिक्र भी किया है PYQ में और अपने सेट पर भी जिक्र किया है। तो बताइए क्या सरहप्पा, सबरप्पा, कड़हप्पा या फिर डुम्बिपा कौन है। 5 का सबको उत्तर देना है, ठीक है। सभी लोग उत्तर देंगे, जो लोग सेट ले चुके हैं वो भी, जो नहीं ले चुके हैं वो भी। आगे प्रश्न आता है कि प्रेमचंद्र सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है ना। प्रेमचंद्र कृत सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बता दूं, ए नंबर करेक्ट है, बाजारे हुस्न। नेक्स्ट आता है रस का निर्णायक सहृदय है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। तो बता दूं 7 का हमारा ए करेक्ट है, ए सही लेकिन आर गलत है। फिर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पात्रों को विधाओं के साथ असंगत बताना है। तो आप वीडियो पॉज के सब कुछ करके आप पढ़ लेना फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा समय ना लें और ये हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएं, है ना। मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कहा है कि ये अभी भागने का ही समय है। ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे चलेंगे तो कुछ हो पाएगा, जितना फास्ट करेंगे उतना ही सही आपके लिए है। तो देखो यहाँ पर जो डी करेक्ट है, लाल पान की बेगम का पात्र धुन्नी राम नहीं है, ठीक है। धुन्नी राम जो है वो मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम का पात्र है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि ये फारसी के अच्छे आलिम थे, इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान सब सूफी कवियों से अधिक था। यह कथन आचार्य शुक्ल का किस सूफी कवि के लिए है, तो 9 का करेक्ट आंसर सी है, कासिम शाह के लिए हमारा राइट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं। निबंध लिखना हिंदी में नई चीज़ थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर से मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को मिश्र जी ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। यह कथन किस आलोचक का है, तो सी नंबर करेक्ट है, रामविलास शर्मा का है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित निबंधों का हमें असंगत बताना है। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ना, वो यही है, ए नंबर, क्योंकि काव्य में अपजनाव्याद जो है वो द्विवेदी जी का नहीं है ना, महावीर शाह जी का नहीं है, आचार्य शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत है ये निबंध है। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई का नहीं है। तो यहाँ पर जो सी नंबर हमारा करेक्ट है, बबूल और कैक्टस, ये रामदरस मिश्र का है।
है ना, रामदास मिश्र का है, 1998 में प्रकाशित हुआ है। तो ये हरिशंकर प्रसाद जी का निबंध नहीं है। आगे फिर देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ संगत बताना है। ठीक है, संरचनावाद क्लाड लेवी त्रास, मूल सिद्धांत आई रिचर्ड, अभिजातवाद मैथ्यू अर्नल्ड, या फिर विखंडनवाद जॉक देवता। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट, अच्छा मैंने मोबाइल माइक नहीं लगाया हुआ है ना, तो पता नहीं वॉइस कैसे जाती होगी, मुझे क्लियर नहीं है। अभी यूज नहीं कर रही हूँ, न्यू फ़ोन है, तो मैंने कहा चलो कुछ दिन ऐसे ही काम कर लेते हैं। तो आप बता देना थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ भी प्रोनाउंसिएशन में। बाकी ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जीवनी परक नहीं है। तो डी नंबर करेक्ट है, भूली बिसरे चित्र जीवनी परक नहीं है। आगे है, प्रश्न बनता है कि आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। ठीक है, बहुत बार जिक्र किया इसका भी मैंने PYQ करते समय, और ये PYQ ही है। अब बताना मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। 15 का नहीं आता तो ऐसे 15 करके क्वेश्चन मार्क टाइप कर देना। आगे फिर देख लेते हैं, वैगधा भंगी भणित किसका सूत्र है। सॉरी, तो 16 का जो करेक्ट है वो नंबर करेक्ट है, कुंतक का, है ना। आगे फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, ये PDF ही है। ठीक है, ये PDF है, और इसका चाहे तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो 17 का हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अनामिका पहले आता है, अनामिका 23, पल्लव 28। अच्छा देख लेना, कहीं कहीं पल्लव का 26 भी रहता है, 1926 भी ऐसा जिक्र है, तो देख लेना फ्रेंड्स अच्छे से, क्योंकि दृष्टि में 26 ही दिया है और बाकी पंडित जी की पुस्तक में 28 दिया गया है। फिर लहर 33 और नीरजा 35, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। 19 लगा लेना, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो उनको समझ में ना आएगा कि 23-35 मैम क्या बोल रही हैं, और आप लगा लेना। बाकी 1923, 1928, 1933, 1935 की रचनाएं हैं। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो 18 का जो है वो करेक्ट आंसर हमारा ए ही है। पहले बेघर आता है, जिंदगी नामा, आवा, कुइयाँ जान, है ना। बेघर 1971 में, 1979 में जिंदगी नामा, आवा 2000 में, और 2005 में कुइयाँ जान। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कहानियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो 19 का भी हमारा करेक्ट आंसर ए ही है, गैंग्रीन, चीफ की दावत, निर्वंशिया और पिता, है ना। बाकी राजा पढ़ लेना, मैं बस ये आपको दिखा रही हूँ कि यही वह सेट थे। कुछ त्रुटियां हो गई थी 1-2 प्रश्नों में, तो उसी का मैंने कहा चलो यहाँ पर वो भी कर दूंगी रिपीट, जो लोग नहीं ले पाए हैं वो भी देख लेंगे। तो अंधा युग नाटक में गांधारी का सांप कौन सा अंक है। तो 5वां अंक है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित प्रबंध काव्यों में असंगत युग्म का हमें चयन करना है। तो सी नंबर करेक्ट है, भूषण का छत्र प्रकाश नहीं है, भूषण की रचना छत्रसाल दशक है, ये छत्र प्रकाश जो है वो लाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो 22 का करेक्ट आंसर हमारा सी है, पहल, दस्तावेज, वागार्थ, नया जानोदय, है। 80 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है कि नारीवाद का उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है, क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य ही है। तो बता दूं ये ए और आर यहाँ पर 23 का जो है वो हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी करेक्ट है, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों ही गलत हैं, सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, प्रत्येक कवि शिक्षक होता है, या तो मैं या चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं, यह कथन बताना चाहूँगी किसका है। तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट है, वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ए नंबर करेक्ट है, पिंगल भाषा का। ठीक है, 25 का ए नंबर हमारा करेक्ट है, पिंगल भाषा। फिर प्रश्न आता है कि युग संधियों पर किसका निबंध है। तो 26 का जो करेक्ट है, बताना चाहूँगी वहाँ ए टाइप हुआ था, माफ़ी चाहूँगी, वहाँ कुछ ऐसा कुछ ए टाइप हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा 26 का है वो सी नंबर करेक्ट है। अगजेन जी का है, ये अगजेन जी कृत है युग संधियों पर, है ना, तो देख लीजिएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाल दूंगी, बाकी आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार ग्रामीण चेतना के नहीं है। तो डी हमारा करेक्ट है, निर्मल वर्मा, डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किनकी कहानी उपन्यासों में रोमानी रुचि, अवसाद, निराशा, अलगाव, बोध, संत्रास भाव आदि चित्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर निर्मल वर्मा हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो 29 का भी हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट है। आगे फिर देख लेते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर ही करेक्ट है, आई रिचर्ड का,
1924 में प्रकाशित हुआ है। 1924 में प्रकाशित हुआ है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। वहाँ प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी है, कहीं कहीं द भी लिखा रहता है। आगे फिर प्रश्न आता है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त। हमारा करेक्ट आंसर है बी नंबर। रीतबद्ध कवि नहीं है तो ठाकुर, डी नंबर हमारा 32 का करेक्ट आंसर है। आगे प्रश्न आता है निम्नलिखित दरबारी कवियों को उनके आश्रयदाताओं के संबंध में संगत बताना है। तो यहाँ पर ही हमारा डी नंबर करेक्ट है। भूषण राजा प्रताप सिंह की आश्रयदाता नहीं थी, है ना, डी हमारा करेक्ट है। हमें असंगत का चयन करना है। बड़े ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बता दूं परीक्षा में बड़ा मिस्टेक होता है। एक प्रश्न आता है करके, एक आता है नहीं है। कौन सा नहीं है? तो हम कभी कभी नहीं है वाले को जल्दी से है करके ही समझ करके आंसर लगा देते हैं और बाद में सोचते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, है ना। तो नहीं है संगत असंगत, सत्य असत्य, है ना, ऐसा यदि आए तो जरूर बड़े ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। औदात्यवाद का सिद्धांत किसका है? तो लोनजाइनस का है। हमारा बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि संत काव्य की भावगत, देखो यहाँ पर गलत हो गया था, भागवत है लेकिन भावगत होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? भावगत बताना था, यहाँ भागवत हो गया था। तो भावगत विशेषताएं बताना है, कौन सा में शामिल नहीं है, भावगत विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो विरह का अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन ये नहीं था, ठीक है, ये संत काव्यों में ये नहीं था विरह का अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो नव वेदांत, करेक्ट आंसर है। अगला आता है 38 का लगता नहीं है दिल मेरा, ठीक है। आत्मकथा किसकी आत्मकथा है बताऊंगी। वहाँ भी ये मिस्टेक हुआ था, ठीक है, मिस्टेक हुआ है उत्तरमाला में। वहाँ मेरे ख्याल से डी टाइप हुआ था, 38 का डी हुआ था, लेकिन ए होना चाहिए। कृष्णा अग्रहोत्री का है और 1997 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। माफी चाहूँगी, वहाँ डी हुआ था, बाकी ए ही इसका राइट आंसर है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है, तो क्या है? फारसी हिंदी शब्दकोश है। अगला आता है समर गाथा किसकी रचना है? तो राजेश जोशी। फिर आता है, अच्छा ये जो चारों हैं इनको देख लेना, इनकी रचनाएं, ठीक है, इनकी रचनाएं आपको देखना है। आता है देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली से हुआ है? तो उत्तरी शैली, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो संस्कृत यहाँ पर हमारा एक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो यहाँ पर हमारा 43 का जो करेक्ट आंसर है बी नंबर करेक्ट है, सौरसेनी। ओह, बी कैसे करेक्ट होगा? मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति, ओह सॉरी, अच्छा हाँ, बी ही करेक्ट है। हिंदी की उत्पत्ति पूछ रहा, ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न फिर बनता है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए बताऊंगी कि जो हिंदी की उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से ही मानी जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो पूर्वी हिंदी नहीं लिया है, या पश्चिमी हिंदी, या पहाड़ी हिंदी ऐसा करके, या बिहारी हिंदी ऐसा नहीं लिया है। ऐसा कुछ लेती तो आप बता सकते थे कि अर्धमागधी मागधी, है ना। बाकी यदि हिंदी की बात हो रही है तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। अगला प्रश्न आता है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, तो वो इतिहास है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? अष्टम सूची में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 45 का करेक्ट आंसर सी है, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार हैं? तो 3, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ए नंबर करेक्ट है, अनुच्छेद 51 या 50 का में। अगला प्रश्न आता है कि सूरदास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो ए नंबर हमारा सही नहीं है ना, वीडियो पॉज करके आप देख लेना, लेकिन ए सही नहीं है कि अष्टछाप के कवियों में सूरदास सबसे वरिष्ठ कवि माने गए हैं। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ कवि कुंभन दास और सबसे कनिष्ठ जो है छोटे कवि माने गए हैं तो वो नंददास माने गए हैं, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है और बाकी सभी सही हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है नामदेव को संत काव्य धारा का प्रथम कवि स्वीकार किसने किया है? तो 49 का जो करेक्ट है वो सी नंबर है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। फिर प्रश्न आता है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। कथन किसका है? तो इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे फिर देख लेते हैं रस सूत्र की व्याख्याकारों में न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतना घुमा फिरा के आता है। कभी कभी इनका जन्म क्रम अनुक्रम लगाने के लिए, कभी इनके द्वारा जो व्याख्या दी गई है या जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका अनुक्रम लगाने के लिए, और कभी कभी जो इनके ये दर्शन सुझाए गए हैं
न्याय संक्षेप, है ना, ये वाले के प्रकाशन वर्ष या क्रमानुसार लगाने के लिए आता है, पहले कौन आता है ऐसा करके। तो बड़ा ही बेहतर प्रश्न है। तो इसके इस रस सूत्र के व्याख्याकार हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 51 का बी नंबर करेक्ट है, शंकु। आगे फिर देख लेते हैं, व्यंग्य निबंधकार में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो विद्यानिवास मिश्र जी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, आचार्य भोजराज रीतियों की संख्या मानी है, इन्होंने कितनी मानी है रीतियों की संख्या, तो डी करेक्ट है, ठीक है, डी करेक्ट है, 5 मानी है। ओ सॉरी, वैदर्भी 7, वैदर्भी, गौड़ी, लाठी, पंचाली, अवंतिका, मागधी, ये बिल्कुल करेक्ट है, इन्होंने 6 मानी है, ठीक है। आगे फिर देख लेते हैं, आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के कितने गुण माने हैं, तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर हमारा है, ये नंबर 3 गुण। अच्छा, गुण दोष दोनों देख लीजिएगा, है ना, गुण दोष दोनों ही देख लीजिएगा, कौन कौन से विद्वान आचार्य कितने मानते हैं, कितने गुण कितने दोष स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र अंधा युग का नहीं है। अच्छा, ये भी उत्तरमाला में गलत टाइप हुआ था, ठीक है, वहां पर कृतवर्मा हो गया था, सी का डी हो गया था, तो ये शिखर स्वामी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 55 का सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ मिस्टेक हुआ था। आगे फिर देख लेते हैं, बिंबवाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे स्वीकार किया है, तो फ्लिंटे को, भी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है, तो वामन हमारा करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न आता है कि काव्य तू जाते जातु कश्चित प्रतिभा भावत है, किस आचार्य की उक्ति है, तो भामह की, डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, 59 का हमें यहाँ पर सही अनुक्रम लगाना है अलंकार ग्रंथों का, तो हमारा 59 का ए नंबर ही करेक्ट है, ठीक है, ए नंबर करेक्ट है, 6ठी सदी, 8वीं सदी, 12वीं सदी और 18वीं सदी, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आता है, कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती पात्र हैं, तो कौन सी हैं, वो चंपा हैं। आगे फिर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कहानियों का संकलन किस संग्रह में है, असंगत का हमें चयन करना है, तो देखो यहाँ डी नंबर करेक्ट है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो पटरिया संग्रह में नहीं, जबकि ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में संग्रहित है। सॉरी। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि आधुनिक और पौराणिक दो समानांतर कथाओं का चित्रण किस कहानी में देखने को मिलता है, तो राजा निर्वंशिया, है ना, ए बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न फिर आता है कि भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है, तो डी करेक्ट है, सिक्का बदल गया और अमृतसर आ गया। अब देख लेना, यहाँ कूट में है, थोड़ा इस तरह है, तो ऐसा नहीं कि एक यहाँ मिल रहा है तो आप चीफ की दावत लगा दें, या फिर अमृतसर मिल रहा है तो परिंदे लगा दें, है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा पेपर में प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कि जिसके आगे पीछे भाई बहन माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी हम कैसे दे दें, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है कि ये किस कहानी से लिया गया कथन है, तो कोशी का कटवार, सी नंबर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है कि स्त्री पुरुष के दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन का चित्रण किस नाटक में मिलता है, तो बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पर वहाँ पर ए मिस्टेक हुआ, ए टाइप हुआ था, ए नहीं होगा, डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यह जो है जो नाट्य जो विषय है, यह विषय मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक का है, ठीक है, कि स्त्री पुरुष के दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन का जो चित्रण मिलता है वो आधे अधूरे नाटक में देखने को मिलता है। माफी चाहूंगी, वहां पर ए टाइप हुआ था उत्तरमाला में, है ना, ए टाइप हुआ था, तो देख लीजिएगा। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक की नहीं है, तो वो देवसेना स्कंदगुप्त की पात्र है। प्रश्न आता है कि कौन सी रचना, पंत जी की कौन सी रचना है जो नव मानवतावादी के अंतर्गत नहीं आती, है ना, तो वो है हमारा कौन सी रचना है जो नव मानवतावादी के अंतर्गत नहीं आती, ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं आती कि आती है, मेरे ख्याल से नव मानवतावादी के अंतर्गत शिल्पी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, शिल्पी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, डी नंबर, डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, हिमकिरीटनी हिम तरंगणी माता समर्पण, हाँ सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, हिमकिरीटनी हिम तरंगणी माता समर्पण, ये हमारा सी नंबर 68 का करेक्ट आंसर होना चाहिए, पर मेरे ख्याल से 68 का ए टाइप हुआ था, अभी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से सी ही होना चाहिए, हिमकिरीटनी हिम तरंगणी माता समर्पण, ऐसा करके, है ना, सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर मैं ले रही हूँ। आगे फिर देख लेते हैं, प्रगतिवादी रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए, तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट है, नींद के बादल, युगधारा, भस्मांकुर, मिट्टी की बारात हमारा करेक्ट आंसर है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का हमें सही अनुक्रम बताना है, तो 70 का जो करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर करेक्ट है, पहले आता है एकांत संगीत,
39। फिर 1945 में आता है सतरंगणी, बंगाल का अकाल 1946 में, और 1950 में मिलानियामनी। तो हमारा ये नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वे कवि हैं जो तार सप्तक में शामिल नहीं हैं। तो 71 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हमारा है ई नंबर। आगे देखो ई नंबर भी होगा, हाँ ई नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो तार सप्तक में नहीं, द्वितीय तार सप्तक में शामिल है। अगला प्रश्न आता है अक्षय की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो ए नंबर हमारा करेक्ट है, देख लेना, आप इसको रीड कर लेना। फिर अगला प्रश्न आता है असंगत युग्म का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखो स्पष्ट दिख रहा है कनुप्रिया है ना, कनुप्रिया शमशेर बहादुर की नहीं है। 73 का ये सी नंबर करेक्ट आंसर है। बहुत बार पूछा गया है, ये इतनी रचनाएं कमाल की हैं और इतनी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इसको देख लीजिएगा। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। तो बी नंबर करेक्ट है, जमीन पक रही है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं, जबकि केदारनाथ सिंह की है, 1980 में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन असंगत है। देखो यहाँ भी एक मिस्टेक हुआ था, है ना। यो चौथा सप्तक है, कीर्ति चौधरी चौथे में नहीं बल्कि तीसरे सप्तक में आती है। उत्तरमाला में मेरे ख्याल से डी टाइप हुआ था, तो देख लीजिएगा। और 75 का बताना चाहूँगी, यहाँ पर हमारा डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। वो सॉरी, डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि चौथा सप्तक में कीर्ति नहीं, कीर्ति तीसरे सप्तक में आती है। आगे फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है। तो नैतिकता, बी हमारा करेक्ट आंसर है कि नैतिकता जो है वो द्विवेदी युग के अंतर्गत नहीं आती है। अगला है निम्नलिखित में से असंगत का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। दुर्गा व्यास का नव भक्तमाल नहीं है, जबकि अधमोद्धार शतक है, ठीक है। तो ये फिर नव भक्तमाल किसकी है, तो राधाचरण गोस्वामी की है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, सॉरी कौन सा संगत है ना। 3 असंगत है, एक ही संगत है। तो हमारा बी नंबर करेक्ट है, कविता विलाप द्विवेदी जी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी मंडल के में शामिल नहीं है। तो उदय शंकर भट्ट, ई नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे आता है दिनकर जी ने काम अध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है। तो उर्वशी करेक्ट आंसर है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो सतीत्व ही स्त्रीत्व है, ये नहीं था, है ना, सतीत्व ही स्त्रीत्व है, ये इनका स्थापना करना नहीं है। जबकि ये इस धारणा को बहुत पहले ही मिटा दिया गया है कि सतीत्व ही स्त्रीत्व है। आगे प्रश्न आता है आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो जो 82 का हमारा करेक्ट है वो ए नंबर करेक्ट है, सत्ता के प्रतिमोह, ये नहीं है। आगे फिर आता है कि हिंदी में मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसे जाता है। गुप्त जी, प्रसाद जी, पंत जी या फिर वर्मा जी। तो बता दूं यहाँ पर ई हमारा करेक्ट आंसर है, कोई नहीं इनमें से, क्योंकि निराला जी को मुक्त छंद में पहली कविता लिखने का श्रेय किसको दिया था। तो निराला जी को ही दिया जाता है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका पूरा नाम है। आता है कि हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक, मतलब अगला प्रश्न आता है कि हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो नाटक, ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवमंगल सिंह सुमन की नहीं है। तो यहाँ पर नींद के बादल, ई नंबर हमारा 83 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाले कवि कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो करेक्ट आंसर है, तो डी नंबर करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट आता है प्रगतिवादी कविता में विद्यमान है, क्या विद्यमान है। तो यहाँ पर 87 का जो करेक्ट है, बॉडी नंबर करेक्ट है। उक्त सभी सभी छायावाद काव्य की प्रतिक्रिया है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया है, सामंतशाही और पूंजीवाद का विरोध भी करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न आता है सुमित्रा नंदन पंत की ताज कविता का मूल स्वर क्या है। तो 88 का जो करेक्ट है वो डी नंबर करेक्ट है, सौंदर्यवादी। नेक्स्ट प्रश्न आता है किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है। तो 89 का जो करेक्ट है वो सी नंबर करेक्ट है, वो है हमारे त्रिलोचन जी। आगे प्रश्न आता है कि इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उनमें से उसमें न कहीं कृति आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य, और न ही शब्दों की तोड़ मरोड़। आचार्य का यह कथन किसका है, किसके लिए है। तो बता दूं यह कथन जो है वो कुलपति मिश्र के लिए है, ठीक है, कुलपति मिश्र के लिए बात कही है आचार्य शुक्ल ने। अगला प्रश्न आता है चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह, अच्छा थोड़ा सा मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं। देखो आचार्य शुक्ल के आप यदि कथन देखने हैं तो उनकी पुस्तक से ही देखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है दृष्टि में कुछ मिस्टेक भी हुए हैं, क्योंकि कई कथन है जो ऐसे मतलब उन लोगों ने ऐसे लोट लपेट दिया है, किसी और के लिए था तो किसी और के लिए रख दिया है। बाकी आचार्य शुक्ल की कुछ शब्दावली हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, मानो उन्होंने कथन देव के लिए कुछ कहा है या फिर उन्होंने कुछ कथन प्रताप शाह के लिए किया है, तो थोड़े थोड़े से जो शब्द हैं वो मिलते जुलते रहते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे तुलसीदास और सूरदास के लिए भी कुछ शब्द मिलते जुलते रहे हैं।
तो बड़े ध्यान से करिएगा। अगला प्रश्न आता है कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता है। कथन किसका है? तो इंचान्य का जो करेक्ट है वो सी नंबर हमारा करेक्ट है, अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दार्शनिकों के विचारों में से कौन सा विचार संगत है ना? कि प्लेटो बौद्धिक आनंदवाद को स्वीकार किया है, एंद्रिक को नहीं। अरस्तु ने प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्धत माना है। क्रोंचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्वेग के लिए भावों को उद्वेलित करती है, या फिर लोनजानिस का कथन है कि साहित्य का संबंध तर्क से नहीं कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 92 का सी नंबर करेक्ट है ना, ये सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में से किसकी उपेक्षा मिलती है? तो 93 का करेक्ट आंसर हमारा बी है, कवि की अनंतस चेतना की। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर है इनकी भाषा बहुत चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो यह कथन किसके लिए है? 94 का, तो बी नंबर करेक्ट है, रसखान के लिए है। अगला प्रश्न आता है अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्मतत्व निरूपण ग्रंथ हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। यह कथन आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है? तो 95 का करेक्ट आंसर बी नंबर है, आदिकाल प्रकरण 2 से लिया गया है। आगे देख लेते हैं अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो देखो यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर हमारा डी है, अवहट्ट। नेक्स्ट आता है सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो राजस्थानी स्पष्ट दिख रहा है, बी नंबर। अगला है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर करेक्ट है, संक्रांति काल। फिर आता है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो 99 का बी करेक्ट है, अमीर खुसरो। अगला है सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं मन के भीतर की वस्तु है, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो कविता क्या है? मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, संस्कृत और सौंदर्य, उठ जाग मुसाफिर। तो 100 का जो करेक्ट है कविता क्या है से लिया गया है। ठीक है, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से शेयर करें। ये पेजेस से आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि आप पूरे बढ़िया बेहतरीन तरीके से व्याख्या सहित करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि पाँचों सेट को आपने अच्छे से व्याख्यान सहित किया है, देखा है, तो परीक्षा में आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे, बहुत अच्छा तरीके से कर पाएंगे। साथ साथ आप PYQ भी लगा लें, जो आप नोट्स आपने बनाए हैं रिवीजन वहीं से करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।